नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के मैडी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। दोस्तों, आया सावन झूम के और इसी सावन के साथ में लाया बारिश, हरियाली और अपार प्राकृतिक सौंदर्य। पर इसी प्राकृतिक सौंदर्य पे ग्रहण का काम करता है हमारे जगह जगह इकट्ठा हुआ पानी, गंदगी और उससे जन्मने वाली बीमारियां। तो आज हम इसी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए दर्शकों को, मैं वरिष्ठ फिजिशियन हूँ। जी सर। और जोधपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। और तमाम जितनी भी बीमारियाँ हैं, मिली जुली बीमारियाँ या कोई ऐसी भारी बीमारियाँ जिन्हें लगता है कि मरीज को काउंसलिंग की आवश्यकता ज़्यादा है। जी सर। आजकल के टाइम में जो बीमारियाँ होती हैं, इसमें मरीज को काउंसलिंग की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कभी स्वयं चिकित्सा करने लगते हैं और कभी आसपास के पूछ के लोगों से दवाइयाँ लेने लगते हैं। बिल्कुल। चिकित्सक तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो चिकित्सक तक पहुँचने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि वो सोचते हैं भाई फीस ज़्यादा लगेगी, या चिकित्सक लिखेगा दवाइयाँ ढेर सारी हो जाएंगी। इस चक्कर में वो इधर उधर भटक के खुद से चिकित्सा करते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ऐसे जो रोगी हैं या ऐसे लोग हैं, उनको मैं थोड़ा सा काउंसलिंग करके डॉक्टर की तरफ कन्वर्ट करता हूं कि आप चिकित्सक से सलाह लेकर के दवाइयाँ लें। सही है सर। आजकल लोग है जो पहले ही सोशल मीडिया पे ही अपने आप सारा पढ़ लेते हैं और वो जो अधूरा ज्ञान होता है उसको लेके और उसको फॉलो करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, हम ही डॉक्टर बन गए, हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। ये सर गलत है। ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जो संबंधित विषय का आदमी है, स्पेशलिस्ट ज्ञानी है, हाँ, उसके पास जाए, मिले, वो आपको सही रास्ता बताएगा ये सही है या गलत है। सही है। रास्ते पर चलना बुरा नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर आप सही चीज पा रहे हो या गलत चीज पा रहे हो, ये जानना वो ज्ञानी व्यक्ति बता सकता है जो उस रास्ते पर चला हुआ है। सही है सर। तो हाँ सर, वो मारवाड़ी में बोलते हैं ना अपन, अधजल गागर छलकत है। छलकत है, हाँ। सर तो वही बात है। तो सर, अभी बारिश के बाद में मोस्टली किन बीमारियों से हम लोगों का सामना होता है? देखिए, एक तो बारिश में सबसे पहली बात है, पानी कंटामिनेटेड हो जाता है। जी सर। घर में आने वाला पानी जो हमें निगम द्वारा मिलता है या जो टूटियों से हमारे घर में पानी आता है, वो भी कई बार सीवर लाइन टूटने के कारण से कंटामिनेटेड हो जाता है। उसके अलावा जगह जगह जो पानी रुक जाता है, साफ पानी होता है जो बाद में गंदा बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, उसके अंदर मच्छर अपने लार्वा छोड़ देते हैं। उन लार्वा से मच्छर और डेवलप होते हैं, आगे से आगे कई और प्रोटोजोन्स डेवलप होते हैं जो किसी न किसी द्वारा हमारे पानी द्वारा हमारे भीतर जाते हैं। और जब मच्छर तेज़ी से बढ़ते हैं और ऐसे मच्छर जब हमें काटते हैं, तो या तो मलेरिया या डेंगू या कोई मच्छर जनित बीमारी भारी से भारी होने की संभावना रहती है, जिनके अगेंस्ट में कई बार होता है कि भारी बीमारी के अगेंस्ट हमें जा करके एडमिट होना पड़ता है और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी सर। तो सर, जब मलेरिया हुआ या डेंगू हुआ तो पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे और पेशेंट को उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, डेंगू मलेरिया कभी भी जब भी होता है, इस तरह का बुखार जो मच्छर जनित होते हैं, उसमें मरीज के अंदर सर में दर्द होना, बदन टूटना, हल्का हल्का बुखार आना, आंखें लाल हो जाना, उल्टी जैसा महसूस होना और कई बार उल्टी हो जाती है, मन नहीं लगना, तेज सर्दी लग के बुखार आना, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि पहले स्वयं से चिकित्सा नहीं करें। डेंगू बीमारी वायरल है और भी कई वायरल बीमारियां इस बारिश के मौसम में पैदा होती हैं। वायरल बीमारियों में किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा दवाइयां मना है, सिर्फ लक्षण से संबंधित दवाइयां दी जाती हैं। जो लक्षण आते हैं उनसे संबंधित दवाइयां दी जाती हैं, जिससे मरीज के लक्षण शांत हों। फिर बहुत लंबे समय तक अगर बना हुआ है तो ये सोचना पड़ता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ आया, जिससे उसे एंटीबायोटिक दिया जाए। जी। वायरल डिजीज में किसी भी इस तरह की चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती है। 5 दिन 7 दिन वेट करना चाहिए, कुछ बीमारियां ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। सर, मलेरिया फीवर है या डेंगू फीवर है, तो इस दोनों में पता कैसे चलेगा? कंफर्मेटरी कैसे पता चलेगा? देखिए, लक्षण तो सारे मिलते जुलते हैं। जी सर, इसीलिए। लेकिन मलेरिया में तो जनरली क्या होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा नहीं महसूस होती है। बदन का टूटना, सर्दी लग के बुखार बार बार आना, ये लक्षण आते हैं। और उल्टी और सर में दर्द जरूर होता है मलेरिया में। जी। और फिर एमपी टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट अगर चिकित्सक के पास गया है मरीज, तो एमपी टेस्ट से पता चल जाता है मलेरिया है कि नहीं है। और डेंगू में जब भी वो बार बार बदन बहुत बुरी तरह से टूटता है डेंगू में, बैक एक ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत मारा हो। तो इस तरह से माइल्जिया होता है बुरी तरह से, और आंखें लाल हो जाती हैं, छींक भी, कई बार जुकाम भी हो जाता है।
और इस तरह से बहुत ऐसे लक्षण आते हैं, सर में दर्द बहुत तेज होता है, कई बार इतना तेज बुखार आता है कि वो सर में चढ़ने का डर रहता है, और एंसेफेलाइटिस या दूसरे और भी बीमारियां, मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां होने का डर रहता है। और जब वो चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक पहला काम करता है लक्षण के हिसाब से उसका एक CBC या PVF करवाता है टेस्ट, जिससे अगर कहीं प्लेटलेट कम है या वायरल डिजीज है तो WBCs भी कम मिलेंगे। उसके अनुसार वो डायग्नोज करके पेशेंट को दवाई देता है, सजेशन देता है। 5 दिन 7 दिन पेशेंट को थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर बहुत तेज़ी से प्लेटलेट उसके गिर रहे हैं तो एडमिट होकर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर लेकिन डेंगू के अंदर तो लोग आजकल इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि वो लोग बोलते पपीते के पत्ते का रस पियो या पपीता खाओ, कीवी खाओ। तो सर पपीते के पत्ते के रस अगर पीना सही है कि गलत है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर डेंगू हुआ है और प्लेटलेट तेजी से कम हुए हैं तो पपीते के पत्ते के रस से कभी भी प्लेटलेट नहीं बढ़ते हैं जी। ये सब बहुत ज्यादा लोगों में मिथ है। हाँ, उसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि पपीते के अंदर एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसको लेते ही कड़वाहट पैदा होगी, पित्त बढ़ जाएगा और उसको वोमिटिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। डेंगू बुखार जो है उसमें पित्त बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए कई बार डेंगू के बाद पेशेंट को पीलिया होने का भी डर रहता है। आफ्टर ऑल टाइफाइड भी होने का डर रहता है जब बिगड़ जाता है तो इसलिए अपने मन से कोई चीज इस तरह की कीवी या कोई चीज बढ़ाने के लिए नहीं लें। उसके लिए प्लेटलेट बढ़ाने के लिए चीजें आती हैं जो चिकित्सक देता है। आप स्वयं से कोई ऐसी चिकित्सा न करें जिससे आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए और पता लगा कि चले थे हरिभजन का होटल लगेगा पास, हुआ था कुछ और चला गया, प्रॉब्लम कुछ हो गई, पेट में खराबी हो जाना, आपका फ्लोरा फाना आंतों का बिगड़ जाना, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा लेंगे आप। तो इसलिए जब तक जो चिकित्सक कहे वही करना चाहिए, दूसरी चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक को मालूम है कि कौन सी दवा कितनी डोज देनी है जी सर, और किस मात्रा में जाएगी। खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, 650 mg पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, व्हाट इज दिस? मतलब किसी भी चीज की एक मात्रा फिक्स है, उस मात्रा को लिमिटेशन में ले, शरीर आपका कितना पचाएगा। सही बात है सर। तो सर इसके अंदर आपके हिसाब से पेशेंट को क्या खाना चाहिए अगर डेंगू हो गया तो? डेंगू के अलावा भी कोई भी बुखार हो जाए, चाहे मलेरिया बुखार हो, चाहे डेंगू बुखार हो, चाहे टाइफाइड बुखार, सबसे पहले उसको पथ्य का समायोजन सही करना चाहिए। पथ्य ऐसा हल्का हो, सेमी सॉलिड, जैसे उपमा है, पोहा है और इस तरह की चीजें जिसके अंदर थोड़ा छोटा मोटा गाजर कटवा लें, 2-4 अनार के दाने डलवा लें, जिससे वो पावरफुल हो जाए। लेकिन सेमी सॉलिड बीच की चीजें, न बहुत ज्यादा कड़ा न बहुत ज्यादा पतला, इन चीजों को आप बार बार लें। अगर शुगर नहीं है तो गुड़ की चीजें खा सकते हैं, जिससे प्लेटलेट बढ़ाने में बड़ा सहयोग मिलता है तेजी से। अनार खाने से बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है प्लेटलेट बढ़ाने में, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी, जब बाहर से आप कोई इस तरह की चीजें लेते हैं जिनमें खुराक है तो उनसे आपको ताकत मिलती है। ताकत मीन्स आपके ब्लड में पावर आता है। सर मुझे भी हुआ था डेंगू, तो डॉक्टर ने बोला था पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो। तो सर पानी का कहाँ इसमें रोल है? इसलिए लिक्विड ज्यादा लेने से आपका रेजिस्टेंस पावर बना रहता है। क्योंकि हमें बोला गया था कि 4 से 5 लीटर पानी पी लो, तो सर इतना ज्यादा पानी नहीं पीना है। आपको धीरे धीरे करके इन चीजों को पीना है और उसके अलावा खुराक वाली चीज तो लेनी ही लेनी है जी। इस तरह की चीजें लें जिनमें, जैसे हम कई बार एडवाइस करते हैं पेशेंट को, स्पंज रसगुल्ले पानी जैसे होते हैं जो फटे हुए दूध के होते हैं, तो आंतों में अच्छी तरह से पच जाते हैं। और कई बार पीलिया होने का जो डर रहता है, पित्त जो होता है वो धीरे से जब ग्लूकोज मिलता है तो पित्त भी सेटल हो जाता है अपने किनारे पर, ये रहता है। जी सर, सही है। तो सर मलेरिया के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट रहता है जो डेंगू में रहता है कि डिफरेंट रहता है? दोनों में डिफरेंट है। मलेरिया के अंदर हम दूसरी तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, पहले क्विनोन वगैरह का प्रयोग होता था जी सर। डेंगू में इस तरह के प्रयोग नहीं होते हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज है और है तो मच्छर जनित, मलेरिया भी मच्छर जनित है, डेंगू भी मच्छर जनित है। लेकिन डेंगू होता कब है? जब किसी डेंगू पेशेंट को मच्छर ने काटा हो, एडिज फीमेल होती है जो काटती है, उसके काटने से दूसरे को काटेगी तो वो ट्रांसफर होता है वायरस। ओके, ये कम्युनिकेबल डिजीज है और ट्रांसफर होकर के वो उसको प्रॉब्लम पैदा करता है। तो इसलिए इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है और मलेरिया में मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन बुखार के लिए जब तक चिकित्सक कुछ नहीं कहे तब तक आप नहीं लें। और 100 से ऊपर अगर बुखार, 102, 104 बुखार है तो सबसे पहले ठंडे पानी की पट्टी करें, उस बुखार को 99, 100 तक आने दें, उसके बाद ही दवा का प्रयोग करें। नहीं तो वोमिटिंग होना और दूसरी और कॉम्प्लिकेशन होना, ठंडा पड़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। सही है सर। तो सर आजकल जो केमिस्ट के पास में जैसे ही फीवर आता है पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो सर वो सही है क्या? अपन को कोई भी फीवर है वो एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं? एंटीबायोटिक का तो भारतीय लोगों ने इतना एंटीबायोटिक प्रयोग कर लिया है कि अब उनके अंदर एंटीबायोटिक सोचा जा रहा है कि कौन सा नया निकाला जाए जो फायदा करे। सही है। वो रजिस्ट हो गए हर एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक बार बार लेना मना है किसी भी चीज में। आप पहले 2 दिन 4 दिन वेट करें। एंटीबायोटिक बार बार लेकर के आप अपने लीवर पर लोड डाल रहे हैं और लीवर आपका सबसे मेन पार्ट है बॉडी का
जो आपका खराब हो जाता है जी। और सारा काम लीवर से होना है। पित्त बनना है तो लीवर से, शुगर के लिए इंसुलिन निकालना है तो लीवर को निकालना है, खाने को पचाना है तो लीवर को करना है। अगर लीवर पे लोड डाल देंगे आप इन चीज़ों दवाइयों बाकी दवाइयों का, तो लीवर वर्क नहीं कर पाएगा, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सर वायरल फीवर और ये जो मच्छर जनित जो फीवर्स हैं उसमें सर क्या डिफरेंस रहेगा? वायरल फीवर के अंदर आप एंटीबायोटिक्स देते हैं कि इनमें देते हैं? एंटीबायोटिक्स तो तभी दिया जाएगा जब वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ओके। तो तभी दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे कफ बहुत ज्यादा आना। तो इस सीजन में सर ज्यादातर खाली मच्छर जनित आते हैं पेशेंट? जुकाम हो जाता है, वायरल डिजीज, जुकाम, छींक आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, तो ज्यादातर लोग इंतजार कर लेते हैं जुकाम हुआ है, वायरल है, 5-7 दिन रहेगा, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ेगी। देखिए वायरल डिजीज तभी होते हैं जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो। ओके। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अगर मजबूत है तो जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ता है, बड़े से बड़ी बीमारी सामने से टकरा के निकल जाती है। ओके। और ये बीमारी भी उसी दिन होती है, मान लीजिए मच्छर ने आज काटा है, जिस दिन आप कहीं व्रत हैं या खाना देर से खाया नहीं खाया, जिस दिन आपकी बॉडी कमजोर पड़ती है उस दिन वो बीमारी आप पर ओके सर हावी होने लगती है। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि फीवर आते के साथ ही आप पहले उसका घरेलू उपचार कीजिए, रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, और अगर हाई ग्रेड टेम्परेचर है तो ठंडे पानी की पट्टियां करें, और उसके बाद में आप जल्द से जल्द चिकित्सक के पास पहुंचकर अपनी केयर करवाइए। तो सर जो ये आजकल जब पानी बढ़ जाता है तो गंदगी बढ़ जाती है, और गंदगी बढ़ने की वजह से आजकल पेट दर्द, उल्टी, ये सब बहुत ज्यादा शिकायतें हो रही है। डायरिया होने का चांसेस होते हैं। डायरिया हर सीजन में होता है, गर्मी में अलग तरह का डायरिया होता है और सर्दी में अलग तरह से डायरिया होता है, बरसात के सीजन में जो डायरिया होता है वो अलग तरह से होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बारिश होने से, उमस बढ़ जाने से फंगल डिजीज बहुत ज्यादा, फंगस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। ये फंगस, जैसे मान लीजिए आपने सवेरे को रात को दाल रखी या सवेरे दाल रखा, आपने शाम को खाया, तब तक उसके अंदर कोई ना कोई फंगस डेवलप हो जाता है और हमारे पेट के अंदर जाता है। गरम गरम कोई चीज जाती है पता नहीं चलता है और पेट के अंदर वो फंगस एंटर कर जाता है तो ब्लड में इन्फेक्शन चांस बढ़ा देता है। तो उससे सर्दी लग के तेज बुखार आना, दस्तें लग जाना, उल्टी होना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं जिसे हम इन्फेक्शियस डायरिया कहते हैं या फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन बन जाती है। ऐसे में पेशेंट को कई बार इंतजार नहीं करना चाहिए, चिकित्सक से जरूर सलाह लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको, क्योंकि पानी अभी कंटामिनेटेड है तो टाइफाइड भी होने के चांसेस है। सही है। पानी आपने पिया, पानी इसीलिए पूरे बरसात पानी उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो भले आप उसको फ्रिज में रख करके वापस यूज कर लें, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आए तभी उस पानी का प्रयोग करें। लेकिन पानी को उबालें जरूर, चले भले ही आपके घर पे फिल्टर लगा हो या आरओ लगा हो, कुछ भी हो, आप उस पानी को फिल्टर उबाल के और उसके बाद प्रयोग करें ताकि आपके अंदर कोई भी इस तरह के प्रोटोजोन्स अंदर नहीं जाने पाए। तो सर प्रोटोजोन्स है जो फिल्टर आरओ वाले पानी से नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं? प्रोटोजोन्स ऐसी चीज है जो कहीं से डिस्ट्रॉय नहीं होते। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। हम सबके घरों में आजकल आरओ बहुत कॉमन चीज है, लेकिन आरओ को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करते हैं। आरओ लगवा लिया, हमने कहा भाई आरओ लगवा लिया, वो मेंटेनेंस मांगता है, सफाई मांगता है, हर बार उसका कैंडल साफ करो, उसका फिल्टर साफ करो, चेंज होता है कैंडल, हर घरों में नहीं हो पाता है। तो उसका कारण ये है कि हम पानी आरओ का पी रहे हैं लेकिन फिर भी बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार टाइफाइड हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पानी कंटामिनेटेड है कहीं ना कहीं, और कंटामिनेशन और ज्यादा बढ़ जाता है उसकी गंदगी से। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमारा ये कहना कि हम आरओ का पानी पी रहे हैं, सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप पानी को उबाल कर ठंडा करके तभी प्रयोग करें। सर एक वो पहले के जमाने में लोग वो डबल पॉट मेथड यूज करते थे, वो इसमें बेनिफिशियल है सर? लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कौन रखना चाहता है? किसी घर में नहीं मिलता है। पहले तो हर गांव में, हर घर में मिलता था, एक के ऊपर एक रख दिया, लास्ट में जो मटके का पानी नीचे जो फिल्टर होकर आता था उसका पिया जाता था, क्योंकि तो उससे सारी चीजें छन जाती थी। सही है। लेकिन पानी का बॉयल होना जरूरी है। आजकल पहले इतना कंटामिनेशन नहीं था जितना आजकल कंटामिनेशन बढ़ गया है। सही है सर। क्योंकि सीवर लाइन और पाइप लाइन दोनों कई बार मिल जाते हैं। पानी आ रहा था उस समय, पानी आपको सूंघने पे भी नहीं पता चलता कि किस तरह का पानी हमारे पेट में गया है। बिल्कुल सही। और स्वाद में कई चीजें खाने की भी हमारे अंदर ऐसे चली जाती हैं जो कंटामिनेटेड हो जाती हैं। कई बार फंक्शन में जाते हैं हम, कंटामिनेटेड हो जाती हैं चीजें, सुबह की शाम, शाम की सुबह, या गंदे कढ़ाइयों में बन गया है तो पेट में जाकर के वो हलचल मचा देती है, हलचल मचा के इन्फेक्शियस डायरिया पैदा करती हैं, फूड पॉइजनिंग पैदा करती हैं, जिसका परिणाम होता है कि पेशेंट को एडमिट होना ही पड़ता है और पानी की सीवियर कमी होने लगती है। पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो सर इसके अंदर अपन पेशेंट को खाने पीने संबंधित क्या बता सकते हैं? खाने के लिए तो सबसे बेटर यही है कि जो पेशेंट खाना खाए, ताजा खाना खाए, और कहीं भी किसी हाथ को, गंदे हाथ को नहीं प्रयोग करें, हाथ को बार बार जरूर साफ करें, और ताजा खाना खाएं, समय पर खाएं, शाम का खाना जल्दी खाएं, देर मत करें,
दिन का खाना भी जल्दी खाएं, सवेरे जो बाजार से लाई हुई चीजें हैं उनका प्रयोग कम करें, जैसे कचौरी है, मिर्ची बड़े हैं, ये इस तरह वो तो हमारे जोधपुर वालों का फेवरेट फूड है। फेवरेट, नो डाउट फेवरेट है, लेकिन जिनके पचाने की ताकत होती है वो पचा लेते हैं। जी सर। सारे लोगों की ताकत पचाने की नहीं होती, कोई खा के फिर उसका पता लगा बाद में बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास जा रहा है। क्योंकि कई बार आलू वगैरह कंटामिनेटेड हो जाते हैं, जिन आलू को हम कढ़ाइयों में भून भून कर तैयार करते हैं, गरम गरम स्वाद में अच्छा लगता है, सही है, लेकिन सबका पेट एक तरह का नहीं होता है, अब वो बाद में नुकसान दे देता है। पचा पाता है, कोई नहीं पचा पाता, तो नुकसान कर जाता है। तो इसलिए ऐसी चीजें अगर इस बरसात, ऐसे बरसात के मौसम में पकौड़े और इस तरह की चीजों का प्रयोग ज्यादा माना जाता है, लेकिन हमारे सिस्टम में है कि जो गंदगी आ जाती है ना वो खराब कर देती है। बिल्कुल सही है। तो हम लोग जैसी बारिश आई नहीं और सूर्या के समोसे पे टूट पड़ते हैं या अरोड़ा पे टूट पड़ते हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पेट गड़बड़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल हम लोगों का पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग नहीं है जो उसको पचा पाए। तो सर ये जो हम खा पी लिया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद में से ये वॉमिटिंग की शिकायत भी हो जाती है, वो भी इसी के कारण हो रही है हमको, डायरिया। इन्फेक्शन अगर होगा, पेरिस्टालसिस सिस्टम है, नीचे आंतों में जा नहीं पाएगा, तो वापस वोमिट होकर बाहर आएगा, और बाहर तब जब तक वो पूरा इन्फेक्शन नहीं निकलेगा तब तक बॉडी में सर्दी लग के बुखार आएगा और पेशेंट वोमिट करेगा या लूज मोशन करने जाएगा, पानी की तरह से लेट्रिन लगेगी, तो इस तरह से पानी की कमी होने लगती है, बार बार उल्टी होने से सुस्त होने लगेगा। सर एक है ना, एक तो डायरिया होता है जिसमें वाटरी मोशन लग रहा है, कोई कोई पेशेंट ये भी बोलता है कि हमारे जो वाटर डायरिया के साथ में ब्लड भी आ रहा है, तो सर वो क्या चीज है, वो इसी से रिलेटेड है कि वो डिफरेंट बीमारी है? नहीं, डिफरेंट बीमारी नहीं, बहुत ज्यादा अगर बार बार लूज मोशन बहुत तेजी से लग रहे हैं तो नीचे की जो लेट्रिन का रास्ता है वहां पर खराश आ जाती है, बहुत नाजुक रास्ता है, तो तेजी से, चूंकि उसमें गर्मी बहुत होती है लेट्रिन के चीजों में, तो उससे इतनी खराश आ जाती है कि नसें फट जाती है नीचे की और ब्लड आने का चांस रहता है। अच्छा। और प्रेशर भी लगाते हैं हम, कई बार तेज, उसकी गर्म प्रेशर होता है, बहुत तेज प्रेशर होता है, तो इतना तेज प्रेशर होता है जिसके प्रेशर से नसें फट जाती हैं और ब्लड आ जाता है। तो अच्छा। ऐसी कंडीशन हो जाती है कई बार, हैवी उससे प्रेशर से गर्मी आ जाती है, मगर रेयर होता है, बहुत ज्यादा नहीं। या तो किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो, हिमराइड्स हो, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन वो मिर्ची और इन चीजों का जरूर अवॉइड करें। अच्छा, तो इसके अंदर तेज मसालेदार चीजें और गर्म चीजें नहीं खाएं, जिनका लगता है पेट अक्सर खराब हो जाता है, उन लोगों को चाहिए सदैव हल्का भोजन और सुपाच्य भोजन। खिचड़ी का प्रयोग जरूर एक टाइम में करें, चावल मूंग की दाल का जो खिचड़ी बनती है उसका प्रयोग जरूर करें। खिचड़ी का मीन्स होता है, चावल का नेचर होता है ठंडा, दाल का नेचर होता है गर्म, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों का नेचर जीरो हो जाता है। ओके। इसीलिए पथ्य में सदैव खिचड़ी बताई जाती है और दोनों से मिलकर के शरीर को पावर देते हैं फिर। तो सर आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि पिज्जा बर्गर को छोड़ के और हम लोग खिचड़ी खाना स्टार्ट कर दें? जरूर खाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पिज्जा बर्गर कभी महीने 2 साल में कभी आपका मन हो गया तो खाइए, जी जी, लेकिन नियमित एक बार जरूर खिचड़ी का प्रयोग, हल्का भोजन सदैव शाम को करें ताकि आपको अच्छी नींद आए। जी सर। अच्छी नींद सबसे बड़ा आपके हेल्थ को अच्छा करने में सबसे अच्छा रोल निभाती है, अच्छी नींद आना। जो अच्छी नींद सोता है, कुंभकर्ण देखिए 6 महीने सोता था। बिल्कुल सही, तभी वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। और रावण सदैव हंसता था, उसके बाल तो भी काले थे। और विभीषण देख लीजिए सदैव टेंशन में रहता था, उसके बाल सफेद हो गए थे बहुत जल्दी। बहुत की सीरियल में दिखाया था। सही है सर, वो तो हम महाभारत और रामायण इन्हीं सब में देख के ही बड़े हुए हैं। तो सर ये बहुत अच्छी बात कही है, पहला सुख निरोगी काया, बाद में धन व माया। तो इसलिए जितना हम बचाव कर, जैसे अभी मच्छर पैदा हो गए, मच्छरों से बचाव का साधन खोजें ताकि मच्छर घर में नहीं आने पाए। डेंगू का मच्छर सदैव सवेरे काटता है। ओके। मलेरिया के मच्छर जनरली रात में काटते हैं, डेंगू मच्छर अर्ली मॉर्निंग एक्टिव होता है और आपके जितने बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ पाता है, इसलिए जो पार्ट खुला होता है शरीर का, सवेरे लोग नेकर पहन के घूम रहे होते हैं, आधे हाथ में आधी बाह के टी शर्ट पहन लेते हैं, तो उससे क्या करता है वो बाहों में काटता है, नीचे पैर में काटता है और उससे होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो सर इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? जैसे आसपास आप गंदगी मत होने दें। हाँ हाँ। कोई आप इस तरह के जो आजकल इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं उनका थोड़ा सा प्रयोग कर लें ताकि मच्छर अंदर। गवर्नमेंट एक वो बारिश होने के जस्ट बाद में ये कूलर वगैरह के लिए बोलते हैं, खाली बहुत सारी स्कीमें हैं और वो जा के घर घर चेक करते हैं, बहुत अच्छी चीजें निकाली है गवर्नमेंट ने और उससे काफी कुछ बचाव हो रहा है और नो डाउट हर चीजों में कंट्रोल नियंत्रण आया है। जी सर। बहुत अच्छा नियंत्रण आया, जो किसी टाइम में बहुत तेजी से बढ़ता था अब वो बढ़ाव नहीं है जो पहले हुआ करता था। सही। जागरूकता भी बढ़ी है और इन चीजों में भी जागरूकता बढ़ी है। एक तो आसपास अपने गंदा पानी मत इकट्ठा होने दें, घर में कहीं कूड़ा कबाड़ पड़ा है तो बारिश आने के पहले हटा दें, उसका निस्तारण कर दें, कहीं दूर जाकर के निस्तारण करें और गंदगी कहीं आसपास मत होने दें।
और कहीं लगता है कि मच्छरों के लार्वा पैदा हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो आप इन्फॉर्म करें किसी ऑफिस को, लोग आ जाते हैं आजकल, छिड़काव करना, धुआं करना, इस तरह की चीजें कर देते हैं, तो उससे आपके पूरे मोहल्ले का बचाव हो जाता है। ओके, तो हम लोगों को सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है तो उसका भी हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, और घर में बैठ के भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास भी अगर कहीं गंदगी इकट्ठी हो रही है तो नगर निगम से या कहीं से भी गवर्नमेंट ऑफिस से अपन को गाड़ी बुला के और वहां पे क्लीनिंग करवानी चाहिए। सर, अपन सुनते हैं कि आप मधुमेह भी ट्रीट करते हैं सर पेशेंट्स का, तो सर अभी डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है सर, वो इसलिए कॉमन प्रॉब्लम है, जिस तरह से भौतिकता बढ़ी है और हर चीज में कोई ना कोई होड़ बढ़ गई है। पहले क्या कंबाइन फैमिली रहती थी, तो जो स्ट्रेस होते थे आपस में बढ़ जाते थे। ओके, आज हम न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो जितना भी स्ट्रेस है खुद के ऊपर पड़ा रहता है, किसी से कहते नहीं, अपना दर्द जरूर कहिए किसी से, दर्द बढ़ जाता है, फिर रात भर सोते नहीं है, खाना खाए नहीं खाए, सारा शरीर मन से चला रहे होते हैं। सही है। शरीर के 3 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, आत्मा, ओके, हृदय। इन सबको आप जब सम्मिलित करके चलेंगे तब आपका बैठा मन आपका भटकता रहता है, और मन का भटकाव ही शुगर पैदा करता है। उससे आपका लीवर डिस्टर्ब होता है। लीवर जब भी डिस्टर्ब होगा, आप अपनी अग्नि को अगर जलाएंगे, शरीर की अग्नि क्या है, मजबूरियां, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं है, मन वहां खराब हो रहा है। अपने मन से आप खाना खा रहे हैं, खाने का टाइम फिक्स है, उस टाइम खाइए ना। लेकिन नहीं साहब, आप आज मन खराब है तो भूख है, नहीं खाएंगे। आज खुश है मन तो दिन में 3 बार खा लिया। सही है। और नहीं मन है, कोई शौक हो गया तो सब पूरे दिन नहीं खाएंगे। तो ये सिस्टम, खाने को खाने के टाइम पे खाइए, क्योंकि शरीर है उसको चाहिए। आप अपने मन से मत चलाइए, मन से चलाएंगे तो शुगर जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, इस तरह की बीमारियां आपकी लीवर खराब होकर के होंगी। तो सर आप मोटा मोटा ये कहना चाहते हैं शुगर टेंशन से आ रहा है? 100%। कुछ चीजें जो घर से पैदा होती है, देखिए शुगर छुआछूत से होता नहीं है। सही है। तो अगर ये छुआछूत से ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब छुआछूत से होते तो बहुत लोग इसमें प्रभावित होते हैं। सही है। तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो हर घरों में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, सबको आगे बढ़ने की होड़ है, और काम नहीं होता है, इच्छाएं मर जाती हैं, इच्छाएं मरती हैं। तो आपकी अग्नि जो है शुगर को पचाती है। शरीर में जो अग्नि बनती है वो पकाओ, खाने को पकाती है। तो वो जब पकाओ नहीं होगा तो शुगर लेवल ब्लड में बढ़ करके और आपकी बॉडी के सारी चीजों का, ऑर्गन को इफेक्टिव करेगा। लेकिन सर कहते हैं ना कि ये जेनेटिक भी है। जेनेटिक तो भाई, जेनेटिक तो इसलिए हो जाती है ना, धीरे धीरे इसलिए हो जाती है क्योंकि ये तनाव का कारण आपके घर में रहा हुआ है। तो आप लेकर के आके बढ़ा रहे हो उस पीढ़ी को। अगर आप शुरू से अवेयर हो जाए ना तो आपको होने नहीं पाएगा। अच्छा। इन चीजों में आप ध्यान दें, मन को इधर उधर लगाएं, इस कान से सुने, उस कान से निकाल दें, कोई बात को अंदर न घुसने दें। अंदर घुसेगा तो वो शुगर या ब्लड प्रेशर पैदा करेगा। पर सर आजकल इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है ना कि सब इंसान को कुछ ना कुछ बना लिया है। भाग दौड़ तो पहले भी लाइफ में यही जरूरतें, ये तो यही थी, कोई दूसरी जरूरतें नहीं थी। आज इतना हम फास्ट हो गए, हर चीज में बढ़ा लिया है जरूरतों को, भागदौड़। सही है सर। पहले सीमित संसाधन थे तो लोग उसी में ही खुश रहते थे। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई है। पहले भी होती थी, लेकिन पहले पता नहीं चल रही थी, तेजी से नहीं थी। जिस तेजी से आप खाना खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, भाग जा रहे हो काम पे। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो उनसे दूर होकर के जब अपने मन को एकदम सब कुछ संतुलित कर लेंगे, एक टाइम टेबल बना लेंगे कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पीना है, और ऐसे हमें अपना काम करना है। सही है। लेकिन पैसे की भागदौड़ में आदमी कर नहीं सकता, नहीं कर पाते हैं सर, है ना। एक इतना फिक्स शेड्यूल बन गया हम लोगों का कि सुबह उठना है, ड्यूटी जाना है, घर आना है, फिर अपने दूसरे काम करने, तो उसमें सर खुद के ऊपर जो इंसान ध्यान नहीं दे पाता। जितना स्ट्रेस आएगा, हर इंसान की बॉडी स्ट्रेस बढ़ते ही तेजी से फैट बनाती है, और इतना फैट बनाती है कि अगर बहुत स्ट्रेस में पेशेंट है तो उसको साइलेंट अटैक आ जाते हैं। ओके। क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में होता है और इतना फैट आता है, पूरा हार्ट ढक जाता है फैट से, और पेशेंट को साइलेंट अटैक आ जाता है, कहते साइलेंट आ गया सब। तो उसका कारण स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस तो रहना है, पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर हम पैदा हुए हैं स्ट्रेस के लिए, इसीलिए रोते हुए पैदा होते हैं। सही बात है सर। तो और हंसते हुए जाते हुए मुक्त हुए यहाँ से। वो पूरे इन दोनों के बीच का जो सफर है ना, बैलेंस करके चलना है। सही है सर। रोना तो है ही है, आ गए हम, रोना शुरू कर दिया हमने, लेकिन उस रोने के बीच हमें खुशियों के दौर खोजने हैं, हंसी का दौर खोजना है। मैं नहीं कहता हर जगह हंसते रहो, लेकिन यह है कि माहौल को बना के रखिए। तो सर उसके लिए एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए सर मतलब हम क्या कर सकते हैं? सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव सोचिए। हेल्दी लाइफ के लिए सदैव सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सर इसमें आप करें या ना करें, कुछ आपको लगता है कोई आदमी परेशान है तो शेयर करें, उसका दर्द शेयर करें। हम लोग कई तरह के मरीज देखते हैं, सैकड़ों मरीज ऐसे आते हैं जो बैठे बैठे रो देते हैं बात करते करते, और उनके साथ हमारे भी आंसू निकल जाते हैं कई बार, कि उनका दर्द इतना भारी होता है,
लेकिन वो शेयर करते हैं तो कई बार मरीज ठीक भी होता है, उसको रास्ता बताते हैं भाई तुम हर चीज का इलाज दवा नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कुछ चीजें तो ऐसी सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट होना चाहिए आपको कि इस तरह से कि पेशेंट को महसूस हो कि मैंने सब कुछ चीज मिली, क्योंकि वो बीमारी उसने उसी से पैदा की है, क्योंकि उसका मॉरल खत्म हो गया था, हमने मॉरल बूस्ट किया उसका, तो पेशेंट खुश हुआ तो उसकी आधी बीमारी क्यों कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पर जहां पर शुगर है, जहां ब्लड प्रेशर है, वहां पेशेंट के साथ बात करिए, काउंसलिंग करिए, उसका कारण ढूंढिए कि क्यों ऐसा रहा है, और पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो नॉर्मल दवाइयों से पेशेंट ठीक हो जाता है, बहुत हाई लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सर इसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इसका भी रोल रहता है? मेडिटेशन कई बार पेशेंट नहीं बंद पाता है मेडिटेशन में, क्योंकि मेडिटेशन में कई चीजें टिपिकल बता दी गई हैं, अनुलोम करो, विलोम करो, ये करो, वो करो, मैं इनमें विश्वास नहीं रखता ज्यादा। मैं रखता हूँ कि आप अपना एक एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। ओके, एक रूटीन में एक्सरसाइज होना चाहिए, ताकि आपके शरीर से पसीना निकले, आपके शरीर की जो श्वास की क्रिया है वो निरंतर नियमित हो। तो ऐसे नहीं, आप अपने सांस को देखें, आ रही है, जा रही है, सारा खेल तो सांस का है। बिल्कुल सही। आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो बस जय श्री राम है, सही हो। इसलिए उस सांस की क्रिया को देखें। बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध पूरे इस टाइम सांस को देखते रहे, अपनी सांस की गिनती को गिना उन्होंने। तो सांस के आने जाने का खेल है, इस सांस को नियमित कर लीजिए तो सारा खेल आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो हमारे बहुत स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं सर, डॉक्टर के साथ साथ एक आध्यात्मिक चिकित्सा भी देते हैं, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए सर के पास में हमारे। सर हर आदमी है जी सर, जब हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है जो सफर है ना वो इंसानियत का ही है। बिल्कुल सही बात है, हम नहीं जा सकते हैं, हम किसी भी पद पर आ जाए। बिल्कुल सही लेकिन बात हमें इंसान ये सोचना है सदैव कि हम इंसान हैं, और अपनी जो जड़ें हैं जहां से हम निकले हैं उनको नहीं, इंसान का जीवन कैसे होता है, ये लाइफ स्पेन कैसे चलेगा, उसको सोच करके आप बढ़ाएंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर कुल मिला के डायबिटीज के अंदर हमको स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर ये जो आजकल हर कोई बोलता है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरे को कभी ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो सर ये बीमारी है या टेंशन की वजह से ही वो ले रहा है? स्ट्रेस की वजह से बीमारी नहीं होती है, लंबे समय तक है तो कई बार बताया ना, लोगों की आदत बन जाती है कि आके बैठे हैं, सर झुका के बैठ गया, अरे क्या हुआ भाई, सर दर्द हो रहा साहब, तो या तो आप रात भर जगे हो जी सर, या आपने खाना बहुत गड़बड़ खाया है, या आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने कोई स्ट्रेस ले लिया है, तो ये सारी चीजें आपको बॉडी पैदा करती है। आपने मीठा ज्यादा खा लिया या कोई चीज आपने ज्यादा ले ली तो उसके अगेंस्ट में बॉडी में दर्द पैदा होना, मैलिया होना, इस तरह की चीजें आती हैं जी सर। तो सदैव अपने को, मैंने कहा ना, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना शुरू करिए। स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन आप उससे हटने की कोशिश करिए। सही सर। ये स्ट्रेस की वजह से आजकल के जो यूथ्स हैं सर नशे की तरफ जा रहे हैं, तो सर इसके लिए अपन क्या एज ए डॉक्टर आप क्या एडवाइस करें? तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा गलत बात होता है नशा करना। जी सर। नशा एक ऐसी किसी भी चीज का हो, आप चाय पी रहे हैं बहुत ज्यादा तो भी एक तरह का नशा है। सही है। कोई चीज अब आप अपने से ज्यादा ले रहे हैं और जो आपको अपना आदी बना ली वो नशा है। बिल्कुल सही तो अगर उनसे बच रहे हैं तो ज्यादा अच्छा। नशा नो डाउट जहर है एक तरह का, जो आपके शरीर में धीरे धीरे जा रहा है और आपके नसों को खराब कर रहा है, जो आपका वेस्कुलर सिस्टम है उसको वो एकदम से डेबिलेट कर देता है, इतना कड़क कर देता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। लेकिन सर आजकल के यूथ्स इसको पैशन समझ रहे हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि भाई उनका जो स्टेटस सिंबल बन गया है कि भाई मैं ये ड्रग्स ले लेता हूँ या ये। यूथ तो हमेशा से कई बार मार्गों से भटका रहा है जी। उसका कारण ये रहा कि कई बार पहले तो लोग पेरेंट्स के दबाव बताए ना, कंबाइंड फैमिली रहती थी तो उनको डर होता था। हाँ। एक शर्म होती थी, अरे चाचा जी क्या कहेंगे, दादाजी क्या कहेंगे, तो वो शर्म थी, या दूसरा पड़ोसी वाला क्या कहेगा कि उनका बेटा खराब निकल गया। बिल्कुल सही। लेकिन अब क्या सिस्टम है, कौन कहने वाला है, अगर कोई कह दिया तो 4 गाली निकालते हैं, मेरे बेटे को ऐसा कह दिया। हाँ, बिल्कुल। उस चक्कर में बेटा, छोटा सा बेटा है, पता लगा मोटरसाइकिल लेके भाग रहा सड़क पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीजें आपकी चीजें नहीं है आपके काम की, उनसे आप बचें और एक संस्कार, एक पारिवारिक संस्कार को आप फॉलो करें, उसको लेकर चलें और नशे की आदत नहीं डालें। नशा नो डाउट हर हाल में खराब है, आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, आपको सुस्त बनाता है, आपके मन में नेगेटिविटी पैदा करता है, और हर तरफ से आप जब नेगेटिविटी पैदा होगी तो किसी न किसी अपराध की तरफ बढ़ेंगे आप। बिल्कुल सही है। तो सर अपराध बढ़ने का कारण भी नशा हो सकता है। एक कारण वो भी अपराध बढ़ने का कारण, वो अपराध भी एक नशा है। तो इसलिए नशे के लिए अपन ये कह सकते हैं भाई आप इस तरह की चीजें मत प्रयोग करें, दूर रहें। जैसे गुटखा है, पान सुपारी है, इस तरह की चीजों का प्रयोग बहुत सख्त माना कि ये आदी बना लेते हैं आपको अपना, और फिर आपके अंदर शरीर में तमाम रस, आपके जितने भी शरीर के खून में जो रस है वो खराब हो जाता है।
उनके खराब होने से आपके शरीर का सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। आप उसके बस में फिर कहेंगे मेरे पेट में गैस बन रही है, साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पैर में दर्द हो रहा है मेरे, क्योंकि नसें वगैरह सब सेडेट हो गई हैं। बिल्कुल। और जैसे आप खाते हैं एक्टिव हो जाते हैं, तो उसका कारण कि आप उसके बस में चल रहे हैं। बिल्कुल तो सही। उन चीजों का प्रयोग मत करें, नुकसानदेह है। हाँ, यदा कदा कभी मुंह में आ गया तो बात अलग है, लेकिन नियमित इसके सेवन से बचें। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि नशा कोई भी हो, चाहे चाय का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे दारू का हो, ये सारी नशे बिल्कुल खराब हैं। और ठीक है, कभी एक आधी बार हो गया है तो वो माफ है लेकिन उसको आदत में न डालें। आदत में नहीं डालें। सही है सर। जो ये आजकल हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा पेशेंट्स में आता है, तो सर हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है पेशेंट्स को? मैंने कहा ना, जहाँ शुगर की बात चली, शुगर हाइपरटेंशन दोनों एक तरह से ही है, ये घर के थ्रू ही पैदा होता है। हाइपरटेंशन कुछ तो शारीरिक जो आपकी प्रक्रिया है, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे आपका वैस्कुलर सिस्टम कमजोर होता है, या खून की जो चीजें बह रही हैं आपके नसों के अंदर, तो नो डाउट जिस तरह से नलियों में पानी आता है और पानी के अंदर गंदगी होती है तो उस नलियों में जम जाता है, किनारे उसी तरह से हमारे जब नसों में जो खून बह रहा होता है और जो खून खराब होता है, इस तरह की जो हम चीजें जैसे फैट ज्यादा यूज कर लिया और गंदी तरह का फैट यूज कर लिया, मिर्ची बड़ा, कचौरी या तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वो जो ब्लड बह रहा है उस ब्लड के अंदर ये गंदगी जब जलती है तो उस वेसल्स के अंदर या नसों के अंदर जमने लगती है, रुक रुक के चलने लगता है। और आपकी नसों के अंदर ये जब जमाव हो जाता है तो ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से निकलने लगता है, फाउंटेन टाइप बन के निकलता है। तो उस और निकल के हमारे हार्ट तक जाता है। तो चूंकि एक प्रेशर से हार्ट के अंदर जा रहा होता है तो हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर एक सिस्टम बढ़ जाता है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। सर, तो इसमें एज फैक्टर मायने रखता है कि किसी भी उम्र में ये हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, एज फैक्टर तो मायने रखता है। आफ्टर 40 होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जब आदमी स्ट्रेस में होता है, बहुत लंबे समय तक खान पान बिगाड़ लिया, और कई लोग तो 60-70 साल तक भी नहीं कुछ होता है। कारण है कि वो बहुत अवेयर होकर चलते हैं और उनकी शारीरिक क्रिया भी ऐसे है। बिल्कुल सही। तो सर, जो हम कहते हैं आजकल जो खेतों में जो इंसान काम करते हैं, चाहे वो 60 इयर्स के भी हो गए हैं, लेकिन उनका फिजिकल वर्कआउट इतना ज्यादा रहता है कि आपका खाना अगर शुद्ध है, शुद्ध आहार सदैव आपको अच्छा और स्वस्थ रखता है। जी सर। तो खाना कोई भी हो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब साफ, ताजा और सब चीजों का सम्मिलन हो, उसमें विटामिन, सारे विटामिन फुल हो, विटामिन सी भी मिले तो प्रॉपर वे से आपको एल्कली भी मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो सारे विटामिन से हम क्या सिर्फ रोटी खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, चावल खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, सारा सिस्टमेटिक मिला है। कुछ फ्रूट भी चाहिए शरीर को, तो उससे जिससे शरीर के अंदर रस, खून अगर पावरफुल चलेगा तो आपको इस तरह की कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं मेनली स्ट्रेस से होती है, तो एक बैलेंस लाइफ और एक अपने डाइटरी मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। मन मैंने कहा ना, मन, बुद्धि, हृदय, इन तीन को आप नियंत्रण में आपस में कर लीजिए तो आपको हर बीमारियों से बचेंगे। और आप जब भी बात करेंगे उन बात में आपके ओज होगा, तेज होगा। तो अपने जो व्यक्तित्व को ओजस्वी बनाने के लिए हमें अपने मन बुद्धि को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। और तो जो पहले हमारे बडेरे कहते थे कि लाली बाई को कंट्रोल रखना चाहिए, तो अपनी टंग को कंट्रोल में रख के और हमें अच्छा खान पान खाना चाहिए। तो तभी कंट्रोल में आ गया जब आपका मन कंट्रोल में रहेगा। हाँ। जो मन से दिख गया, अगर मिर्ची बड़ा सामने दिख गया तो मन में तो सर थोड़ा तो बाइट लेने की इच्छा हो ही जाती है, आने लगता है। और सेलाइवेशन होने का मतलब कि आपका तमाम रसों सारे शरीर हाँ सेक्रेशन स्टार्ट हो गया है हमारा। सही बात है सर। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज तो मैं एक ही देना चाहूंगा कि कभी भी बीमार पड़े तो स्वयं चिकित्सा नहीं करें, किसी मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं मांगे, क्योंकि मेडिकल स्टोर डॉक्टर, चिकित्सक की जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको फॉलो करने के लिए होता है, वो उस दवाइयाँ उसके लिखे हुए देता है। तो खुद से चिकित्सा नहीं करें, वरना आपकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि चिकित्सक भी समझ नहीं पाता कि हम इलाज किस तरह से करें, कि पेशेंट ने क्या लिया है, कभी पता ही नहीं चलता क्या कौन सी दवा लेके आया है। तो इस तरह से उसको परेशान होना पड़ता है और खुद की दवाई से कहीं किसी भारी प्रॉब्लम में फंस जाएं। इससे अच्छा है आप किसी भी आसपास खूब सारे हॉस्पिटल खुले हैं, चिकित्सक से जरूर मिल लें जाकर के, वो कम से कम आपको प्रॉपर सलाह तो देगा कि आपको क्या करना है। दूसरी बात यह है जो साफ सफाई का ध्यान रखें, खाना शुद्ध रखें, और सबसे बड़ी बात मन को शुद्ध रखें। मन, जैसे कहा हुआ रैदास जी ने, मन चंगा तो कटौती गंगा। तो इस तरह से मन को चंगा रखिए तो आप सदैव चंगे रहेंगे, निरोगी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।
बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे सर ने। सर लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट को भी एक थोड़ा स्ट्रिक्ट नियम निकालना चाहिए, जो ये केमिस्ट वगैरह बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां दे देते हैं, तो उनको भी तो सर थोड़ा सा कोई सजा या कोई। सारा काम गवर्नमेंट ही नहीं करती है, कुछ हमें भी अवेयर होना चाहिए। तो इसलिए जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए जब हमें अवेयर होना है, वो तो अपना काम कर रहा है। हर आदमी आजकल व्यवसायिक है, वो अपना व्यवसाय कर रहा है, उसे दिख रहा मेरी 4 दवा बिकी, एक्स्ट्रा पैसे आए। लेकिन हमें सोचना है हमें क्या लेना है, हमें वास्तव में चिकित्सक से मिलकर लेना है। तो आप जाइए ना, आपको फ्री सुविधा गवर्नमेंट ने दी हुई ना डॉक्टर से मिलने की, तो हम वहां क्यों नहीं लाभ लेना चाहते? उसके लिए वो अपने आप सही हो जाएगा। सही, अब तो सर निशुल्क जांच, निशुल्क दवा, निशुल्क सब कुछ निशुल्क मिल रहा है, फिर भी आप जागरूक नहीं बने तो बात गलत है। बिल्कुल सही बात है सर। तो आज हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी थे और उन्होंने ना सिर्फ मेडिकल रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दी, बाकायदा हमें आध्यात्मिक और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई, जो हमारे आने वाले जो जीवन में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में पधारने के लिए। धन्यवाद।